हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। आज बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे, जिनमें फर्स्ट नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज का एंड सेकंड है हमारे सामने लॉरस लैब लिमिटेड। क्लीन साइंस के ऊपर भी मेरे बहुत से वीडियोस पहले बनाए हुए हैं और लॉरस के ऊपर भी बनाए हुए हैं। क्लीन साइंस में आप सब लोग जानते हैं मेरा इन्वेस्टमेंट है, अभी क्या कर रहा हूं, उसमें क्या हो सकता है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि स्टॉक अगर 1540 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन आएंगे। तो वो क्या कंफर्मेशन, उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। साथ में लॉरस लैब का भी कुछ डिस्कशन होने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो में। और आपका भी किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई कमेंट हो, किस स्टॉक पे आप एनालिसिस चाहते हैं, वो आप वीडियो में बता सकते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात होती है जिन पे आपके कमेंट हो, और अगर उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट होता है तो मैं जरूर डिस्क्लोज करता हूं। बाकी मेरे पर्सनल ट्रेड, ब्रेकआउट स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट पिक जो है वो मैं सेकंड चैनल द बुल रन स्टॉक्स पे डालता हूं। उस चैनल पे आपको मेरी पर्सनल चीजें जो है वो मिल जाती है। ये मनी मैटर्स जो है ये आपके क्वेश्चंस के रिगार्डिंग है, तो करते हैं इसकी चर्चा। और ध्यान रखिए, जो भी डिस्कस होने वाला है वो एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसे किसी भी टाइप से आप बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन ना माने, ना ही आप मेरी बातें सुनकर डायरेक्ट ट्रेड करने की कोशिश करें। जब भी हम इस वीडियो में बाय सेल होल्ड का जिक्र करते हैं, वो मजबूरन हमें इस केस स्टडी के लिए करना होता है। इसे किसी भी टाइप से आपको डायरेक्ट ट्रेड करने का कोई सौदा नहीं समझना, अपने एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। बात करते हैं यहाँ पे क्लीन साइंस की। ये चार्ट आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूं इसकी, तो कंपनी जब से लिस्ट हुई थी, लिस्टिंग के बाद एक बॉटम बनने के बाद तेजी आती है, तेजी आने के बाद स्टॉक वापस अगेन उन्हीं प्राइस पे जो आईपीओ प्राइस के टाइम बॉटम बना था, उससे भी नीचे देखिए स्टॉक काफी समय से ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। बट इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर चुका हूं इस रेंज के आसपास, और क्यों किया है उसके रीजंस में ऑलरेडी फंडामेंटली बता चुका हूं पुराने वीडियोस में। तो फंडामेंटल देखने हो तो पुराने वीडियोस जरूर देख लेना, इसमें टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। राइट नाउ जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि बहुत बड़ी कंसोलिडेशन की रेंज के अंदर स्टॉक जो है वो अटका हुआ था। इस कंसोलिडेशन की रेंज को अब स्टॉक काटने की तैयारी यहां पे करता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो यहां से अगर स्टॉक निकलता है तो एक अच्छा स्विंग भी बन सकता है, और ये चांस भी दे रहा है जिनसे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट मिस है उनको, वो भी हमें समझना होगा। इस चार्ट को अगर ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि यहां से जिस हिसाब से स्टॉक आया है, ये इसी टाइप से ऊपर जाने की कैपेबिलिटी भी रखता है। ये एक लॉन्ग टर्म के स्विंग्स और शॉर्ट टर्म के स्विंग दोनों के इंडिकेशन दे रहा है। बट यहां पे एक चीज की बात है, वो हमें समझनी होगी कि इस लेवल को काट के ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इन लेवल्स के ऊपर स्टॉक देखिए सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ये देखिए अभी रिसेंट में 3 हफ्तों में 1 2 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, और तीनों अटेम्प्ट में स्टॉक जो है इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। यहां पर भी पीछे 2 अटेम्प्ट हुए, यहां पर भी पीछे 3 अटेम्प्ट हुए, यहां 1 अटेम्प्ट हुआ। 1535-40 के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा था। राइट नाउ जो प्राइस चल रहा है वो 1535 रुपए पे एग्जैक्ट प्राइस जो है वो चल रहा है। मुझे लगता है इस बार सस्टेन करेगा। सिर्फ एक चीज की दिक्कत है, वो ये है कि प्राइस वाइज जो है ना, ये जो करेक्शन है ये प्राइस वाइज हो चुका है, प्राइस वाइज डन है। टाइम वाइज जो है वो थोड़ा सा पेंडिंग है, टाइम वाइज हल्का सा पेंडिंग है, थोड़ा सा पेंडिंग है, ज्यादा पेंडिंग नहीं है, टाइम वाइज पेंडिंग है। अगर ये यहां से थोड़ा और नीचे जाके ऐसे करके आता तो कॉन्फिडेंस ज्यादा होता, क्योंकि इसमें प्राइस वाइज ज्यादा हो जाता तो टाइम वाइज की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखिए प्राइस वाइज, टाइम वाइज, ये ऐसे किसी के समझ नहीं आएगा। ये पूरी एक्सपीरियंस बेस्ड चीज होती है, प्योर एक्सपीरियंस बेस्ड चीज है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई फिक्स मेथड या फॉर्मूला होता है। तो ये समझाना बहुत कठिन होता है। जब आप एक्सपीरियंस लेते हैं तो समझ पाते हैं। प्राइस वाइज तो आपके समझ में आएगा, टाइम वाइज यार पेंडिंग कैसे है ये समझ में नहीं आता। ये एक्सपीरियंस से समझ आता है कि कैसे पता चलेगा। हालांकि इस स्टॉक में ऊपर निकलने के चांस होंगे। रीजन इज मल्टीपल अटेम्प्ट्स। ये देखिए मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हैं। ये एक प्राइस है, मान लीजिए इस प्राइस पे अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट कर रहे हो तो अब आपको ऊपर की साइड जर्नी करनी ही पड़ेगी, ये कंपल्सरी हो जाता है। और स्टॉक अब की बार जाएगा। इसके और इंडिकेशन आपको देता हूं, ध्यान से समझिएगा। जब ये फर्स्ट टाइम इस फॉल से आता है तो देखिए एक बड़ी वेव बनती है, इसमें ये कैच हो जाता है। अगेन एक अटेम्प्ट करता है यहां से, फिर स्टॉक आता है, लेकिन अब की बार फॉल देखिए कम होती है, इस लेवल को नीचे नहीं काटती। अगेन अटेम्प्ट करता है, अगेन नीचे आता है। इस बार इस लेवल को भी ये नहीं काटता, देखो उसी के प्राइस से सपोर्ट लेता है। अगेन अटेम्प्ट, अगेन ट्राई, अगेन अटेम्प्ट। इस बार ये इस लेवल को इंपॉर्टेंट बना चुका है, अप्रोक्सीमेट 1400 रुपीज को। ये आप नोट डाउन करके रखिए। तो ये इंडिकेशन तो पॉजिटिव है। इसको हम लोग करते हैं यहां पर चार्ट को कन्वर्ट मंथली पे। हमने जैसे कि देखा स्टॉक 55% टूटा है अपने हाई से। नाउ कन्वर्ट इट टू द मंथली चार्ट। मंथली पे ध्यान से देखो, यहां पे बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएगी, और फिर बात करेंगे कि करना क्या है। ये मंथली चार्ट हमें दिख रहा है। सो दिस इज अ कंसोलिडेशन ऑफ मोर देन एन ईयर। मोर देन एन ईयर का कंसोलिडेशन है। मेरे हिसाब से नहीं रुकने वाला, मूड में नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, टाइम वाइज थोड़ा टाइम ले सकता है ये स्टॉक, गिरने के चांस नहीं है ज्यादा, यहां से टाइम ले सकता है। ये इंडिकेशन वैसे ही दे रहा है। और बाकी देखो इंपॉर्टेंट लेवल का हम डिस्कशन जो वो आगे करेंगे। ये इंडिकेशन वैसे ही दे रहा है कि इसको ऊपर की साइड जर्नी करनी है। बहुत कंसोलिडेशन हो गया, बहुत चांस दिया है एक्यूमुलेट करने का। नेक्स्ट चलते हैं इसके डेली चार्ट पे। हैव अ लुक एट डेली चार्ट।
ये इस कंपनी का हमारे सामने डेली चार्ट आता है। डेली चार्ट पे भी एक अच्छी चीज क्या है, ध्यान से देखिए इसको। ये जो ब्लू लाइन है दिस इज 200 डेज एवरेज। ये देखिए इस एवरेज के पास से रिवर्स हो रहा था बार बार, ऊपर से इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। अब देखिए यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, इसी प्राइस को ये सपोर्ट बना चुका है, अप्रोक्सीमेट 1400 रुपीज को ये सपोर्ट बना चुका है और अब यहां से निकलने की तैयारी जो है करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर रिस्क रिवॉर्ड भी स्विंग ट्रेडर्स के लिए फेवरेबल आते हैं, ये हमें समझना होगा। अब बात करते हैं करना क्या है उन चीजों पे। तो वीकली चार्ट कन्वर्ट किया गया, वीकली चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तीनों चारों इन्वेस्टर और ट्रेडर टाइप के केस को एनालाइज करेंगे। हम यहाँ पे केस एनालाइज करने बैठते हैं, हम कोई रिकमेंडेशन देने बिल्कुल नहीं बैठते, ध्यान से समझिएगा। हम बात करते हैं कि हम ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो। ऑलरेडी कहाँ से इन्वेस्टेड हो? ऑलरेडी दो प्राइस से, एक तो इन प्राइजेस से, मतलब इसके ऊपर कहीं से भी इन्वेस्टेड है। तो मैं एक बात पूछता हूँ, कंपनी के फंडामेंटल मैंने ऑलरेडी दिखा रखे हैं, क्या कंपनी के फंडामेंटल खराब है? जी नहीं, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं। कंपनी के टेक्निकल कैसे हैं? ये टेक्निकल की बात करें, टेक्निकल तो बुलिश है, बुलिश हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं बुलिश में, बुलिश हो रहे हैं। तो अब इसको अगर किसी ने ऊपर से ले रखा है तो बेचने का सेंस बनता है। मेरी बुद्धि के हिसाब से तो नहीं बनता, छोटी मोटी बुद्धि है भैया, देख लो, हमारे हिसाब से तो नहीं बनता, बाकी किसी को लगता है बनता है, वो अपने हिसाब से देखे। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ पे कोई सेल बन रहा है, यहां सेल करने में कोई सेंस नहीं बचेगा। नीचे भी मिलता है तो डिप पे एक्यूमुलेट करने टाइप होगा, ये बेचने लायक नहीं होगा अगर हम ऊपर से लेके फंसे हैं और 55% करेक्शन देख लिया है, तो ये ऊपर से लेने वालों के लिए। सेकंड चीज यहां पे क्या हो सकती है? सेकंड चीज ये हो सकती है कि यहां पर हम लोग बात करें कि अगर हमने नीचे से लिया है, इसको हमने इन्वेस्ट किया है इस रेंज के आसपास से, तो बहुत क्लियर चीज है। अगर हम बात कर लेते हैं हम ऑलरेडी इन्वेस्ट हैं इस चीज के आसपास, तो बहुत क्लियर है कि क्या टेक्निकल बुलिश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हो रहे हैं। नाउ इट इज अप टू यू। अगर आपका शॉर्ट टर्म है, आप कह रहे हो नहीं मेरा तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो 1400 रुपीज विल बी इंपॉर्टेंट लेवल, रुपीज 1400 इंपॉर्टेंट। ये आपका TSL हो सकता है, यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो सकता है, बाकी कंसल्ट करना अपने एडवाइजर से। आप बात कर रहे हो नहीं मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, दोनों इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, तो फिर आपको रुपीज 1200 का ध्यान में रखना चाहिए। और मैं तो कहता हूं अगर 1200 के भी नीचे आए तो ऐड ही बनेगा, ये बेचने वाली टाइप की कंपनी नहीं है, मेरा इसमें इतना कॉन्फिडेंस है। तो मैं तो यही कहूंगा शॉर्ट टर्म है तो इस चीज का ध्यान में रख सकते हो। आगे बात करते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये शॉर्ट टर्म का लेवल वैलिड तभी है जब आप 1540 की क्लोज कर दो, तभी ये लेवल वैलिड है, तब तक ये लेवल वैलिड भी नहीं है, इस बात को भी ध्यान में रखो। आगे बात करते हैं, यहां पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या? देखिए अगर हम बात कर लेते हैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट, यहां पे इस पॉइंट पे बनता है क्या कि मानो हमने इस रेंज को एक्यूमुलेट नहीं किया, अब क्या करें, अब क्या हो सकता है, वो बुल्स अभी क्या कर सकते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, अगर एक्यूमुलेट नहीं किया तो वो लोग भी इसको ध्यान में रखें। यहां पर सबसे पहले बात करो फंडामेंटल, ओके, यहां पर टेक्निकल, ये टेक्निकल भी ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको डिसाइड करना है इन्वेस्टमेंट कौन करता है? जो लॉन्ग टर्म बैठ सकता है, यानी जो लॉन्ग टर्म बैठना चाहता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम, उसके लिए क्लियर यहां पे यस का सिग्नल नजर आता है। नाउ अब अगर उसको स्टॉप लॉस के साथ काम करना है या बिना स्टॉप लॉस, वो उसे डिसाइड करना होगा। मेरे हिसाब से इसमें ये वो वाली कंपनी है जिनमें बिना इन्वेस्टमेंट, बिना स्टॉप लॉस के इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। मेरे हिसाब से ये वैसी वाली कंपनी है, मेरा खुद का इसमें इन्वेस्टमेंट है, और नीचे मिलता है तो डिप पे एक्यूमुलेट टाइप होता है, बट किसी का रिस्क अलाउ नहीं करता, तो अगर शॉर्ट टर्म का है तो उसे रुपीस 1400 का ध्यान रखना चाहिए। इस बात को वो नोट डाउन करना चाहे तो कर सकता है, और लॉन्ग टर्म में रुपीस 1200 के आसपास का लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट होगा। मैं तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट जो करके बैठा हूं उसमें मेरा कोई स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि मैं इसको और नीचे मिलता है तो मैं इसको एक्यूमुलेट कर सकता हूं। मेरा इस बिजनेस में उस टाइप का कॉन्फिडेंस है, जो मुझे समझ आता है, बिजनेस समझ आता है तो उस पर कॉन्फिडेंस है, तो मैं इसमें बिना स्टॉप लॉस के इन्वेस्टमेंट करके बैठा हूं। बाकी देखो अपने रिस्क के हिसाब से, किसी को लगता है कि नहीं यार मैं 1400 से ज्यादा रिस्क नहीं देखना चाहता, इसके नीचे आए कट क्लोज समाप्त, भी ठीक है, 5-7% का लॉस हो जाएगा, खत्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं होगी, 5-7% के लॉस पे निकल गए। बाकी आपको लगता है कि नहीं मेरे को लंबा बैठना है तो बैठा रहना चाहिए। यहां पे बात करते हैं, इज देयर एनी स्विंग ट्रेड? यहां पे कोई स्विंग ट्रेड है क्या? हम तो भाई ट्रेडर हैं, हमें तो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे, जो ट्रेडर है वो यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, उनके लिए ध्यान से सुनिए। स्विंग ट्रेड है, यस, क्लियर कट है। नाउ व्हाट शुड बी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट? इंपॉर्टेंट सपोर्ट इन दैट केस वुड बी रुपीस 1400। ये इंपॉर्टेंट हो गया है, इसके नीचे आने पे प्रॉब्लम है, समस्या है, चिंता है, भय है, दुख है, तनाव है, सारी चीज हो जाएगी इसके नीचे, तब तक कुछ भी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट लेवल। अच्छा ऊपर में 1615, 1680 और 1770, दीज 3 आर इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म स्विंग्स। ये शॉर्ट टर्म के स्विंग्स के इंपॉर्टेंट लेवल है। अब हम इस शॉर्ट टर्म स्विंग की बात करें, लॉन्ग टर्म के नहीं है, ये शॉर्ट टर्म के। शॉर्ट टर्म मींस आने वाले 2 to 3 मंथ में ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनका हमें ध्यान रखना है। अच्छा तो 1615 जाने के बाद कोई 1770 जाए गारंटी है क्या? नहीं है, इसलिए यहां पे कुछ बुक होता है, फिर स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट होता है, या ट्रेल करते हैं, यहां पे कुछ बुक होता है, फिर यहां होता है।
बाकी जिसको ऐसा होता है कि नहीं अपन तो 1770 पे ही बेचेंगे, उनको फिर क्या करना होता है, उनको 1400 के साथ बैठे रहना होता है। तो ये बुल्स की जो गणित है वो मैंने आपको समझाई। दिस इज अ केस स्टडी, करना मत बिल्कुल भी, इसके लिए अपने एडवाइजर से कंसल्ट करना या अपना दिमाग लगाना, ये बात का ध्यान रखो। अब बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म में, तो शॉर्ट टर्म स्विंग हो गए, लॉन्ग टर्म में जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो आपको बता देता हूं, 50 to 100%। मैं इन नेक्स्ट 2 ईयर्स देख रहा हूं, मेरा 2 ईयर्स में टारगेट है 50 to 100% अपसाइड। यानी कि यहां से मेरे लिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट लेवल आप मान के चलो करीब 2150-2200 के आसपास है, 2150-2200 के आसपास मैं मिनिमम अपसाइड देख रहा हूं। मेरा ये टारगेट है 50 to 100% का, क्योंकि मेरी कॉस्ट 1380 के आसपास की कुछ है। तो मेरा तो इंपॉर्टेंट ये है कि भाई मैं 50 to 100% देख रहा हूं, सबसे पहला है। और ऊपर में जहां तक मेरा अनुमान है, ये स्टॉक 2600 से 2700 की रेंज में आने वाले टाइम में जाएगा। और वहां भी जाने के बाद कोई जरूरी नहीं मैं बेचूं, मैं इसको रिव्यू करूंगा और मैं शायद बेचूं ना, जो हमारी कॉस्ट को निकाल के हम फ्री वाले स्टॉक को राइड करेंगे। तो ये मेरा 2 साल का व्यू है। तो 2 साल में अगर मुझे 100% रिटर्न मिलता है तो क्या खोटा है, एकदम बढ़िया है। अब वो 2 साल में ऐसा थोड़ी होगा कि हर महीने थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, नहीं, वो कुछ बड़ा खड़ा हो गया, कुछ बड़ा खड़ा हो गया, फिर अचानक 1 महीने में बड़ी तेजी आ सकती है, 2-3 महीने में अच्छी तेजी आ सकती है, 1 क्वार्टर के अच्छे रिजल्ट आए और स्टॉक शूटअप हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट में टाइम देना होता है, ट्रेडिंग में जो है वो टाइम के साथ साथ बाय रेंज, टारगेट, स्टॉप लॉस सब कुछ देना होता है। इन्वेस्टमेंट में आपको टाइम देना होता है कि भाई ले लिया, अब लेके बैठ गए और स्ट्रेटेजी बना ली। ट्रेडिंग के अंदर बहुत सी चीजें सोचनी पड़ती है, तो ये क्लियर होना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट स्टॉक, दैट इज क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब चलते हैं सेकंड स्टॉक लॉरस लैब लिमिटेड के ऊपर। तो अब हमारे सामने आ रहा है लॉरस लैब का चार्ट। मैं आपको बताना चाहता हूं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब में भी मैं 50 बार बोल चुका हूं इस चीज को कि फार्मा स्टॉक्स पे नजर रखो। फार्मा स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे रन बन रहा है और आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। रिसेंट के हमारे जो सेकंड चैनल पे भी मैंने कुछ वीडियोस डाले। मेरा इन्वेस्टमेंट डिवीज लैब में है, डॉक्टर लाल पैथ में है, हालांकि उसमें कुछ प्रॉफिट भी बुक किया, मेट्रोपोलिश में है, जाइडस लाइफ में है, टीटीके हेल्थ केयर में, विजया डायग्नोस्टिक में है, विंडलास बायोटेक में है। कितने ही फार्मा स्टॉक्स है जो मेरे इन्वेस्टमेंट और स्विंग के लिए अभी एक्टिव चल रहे हैं। लॉरस लैब के ऊपर भी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिए, फार्मा स्टॉक थीम है, इसमें रिस्क मैनेजमेंट करके कोई देखता है तो दिस इज अ थीम, यहां पे अच्छे स्टॉक पिक करने आपको पड़ेंगे। ये देखिए, बात करते हैं लॉरस लैब के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लोजर देता हूं कि इस कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट नीचे से था, इस प्राइस के आसपास से काफी नीचे से था, और 380 के आसपास यहां पर मैं ऑलरेडी इसमें एग्जिट कर चुका हूं। 376 पे मेरा एग्जिट हुआ था, एग्जैक्ट प्राइस में आपको बता दूं 376 पे मैं ऑलरेडी एग्जिट कर चुका हूं, आज से 3-4 महीने पहले, शायद अक्टूबर या सितंबर में, हाँ अक्टूबर में वो एग्जिट बना था। यहां पर मैं इस कंपनी से निकल चुका हूं। अब ये स्टॉक मेरे रडार पे वापस क्यों है, क्योंकि इस स्टॉक ने 420 के इस इंपॉर्टेंट लेवल को काटा है। 3 महीने में ये तो इतना नहीं चला, जहां मैंने बेचा वहां से लगभग 10% ऊपर अब आया है, लेकिन दूसरे स्टॉक में मुझे बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। तो यही होती है एक साइकिल रोटेशन कि आपको कैसे करना है कैसे नहीं। अब देखते हैं इस कंपनी का चार्ट क्या बोलता है। फंडामेंटली इस कंपनी में कोई इशू नहीं है, मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, फंडामेंटली बिल्कुल भी इशू नहीं है। अब बात करते हैं कि इसका चार्ट बोल क्या रहा है। तो अगर इस चार्ट को ध्यान से देखें, ये हमें पता चला कंपनी अपने हाई से करेक्ट होती है भाई साहब, 62% गई, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से स्टॉक जो है एक बेस बनाता है, एक रेंज के अंदर आता है, इसको तोड़ता है, नीचे आया, अगेन ऊपर आके ये जो सेलिंग प्रेशर थे, यहां पे देखिए ट्रिपल टॉप लगा था, तो इसमें जितने भी सेलिंग प्रेशर थे उनको एब्जॉर्ब करके स्टॉक यहां पे आके खड़ा हो रहा है। दैट मींस ये इंडिकेशन दे रहा है कि मैंने सारे बेयर्स को जो वो काट दिया है। लेकिन क्या ये सही है और यहां से एक बुल जर्नी बन सकती है, वो हमें देखना होगा, तो उसकी बात हम करेंगे। लेकिन फिलहाल चार्ट क्या है, चार्ट इज बुलिश एट दिस पॉइंट। अभी चार्ट बुलिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चार्ट बुलिश है। अब देखिए पीछे की डेट में, पीछे क्या किया है इसने, यहाँ पे 62% टूटा, उससे पहले यहाँ पे देखिए कंपनी जो है लगभग यहाँ पे 54% के आसपास टूटी थी। ये 54% की इस कंपनी ने एक फॉल यहाँ पे पहले भी कर रखी है, और अभी 62% स्टॉक टूटा है, तो टूटने के बाद भी ऊपर गया ही था, वैसे यहां से भी जा सकता है। तो चलिए अब इसको वापस एनालाइज करते हैं। अगर वीकली चार्ट पे आज की डेट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा ये लाइन जो मैंने यहां पे ऑलरेडी लगा रखी है, ₹370 क्लोजिंग बेसिस CLSB, मतलब इसके नीचे आता है तो दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, इसको ध्यान में रखिएगा। जब तक अब इसके ऊपर है तब तक ट्रेंड एक बार का ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात हो रही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं शॉर्ट टर्म ट्रेंड यानी STT, शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो वो बुलिश है, इतना क्लियर हमें होना चाहिए। अगर बात करें यहां पर इस रेंज में, तो देखिए इस रेंज में सेलिंग प्रेशर इसको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। अभी रेंज कितनी है, ये लगभग 440 से 460 की रेंज है, मैंने उल्टा लिख दिया, ये 460-440 की रेंज है। यहां पर इसको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, बिकॉज दिस वाज एक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट। और ये पहले क्या बना हुआ था, दिस वाज अ डिमांड जोन एट दिस पॉइंट, डिमांड जोन मतलब सपोर्ट, ये डिमांड जोन बना हुआ था। तो यहां पर ये आता है तो यहां पे क्या हो सकता है, हल्की फुल्की सप्लाई जो है वो आ सकती है, उसको हमें माइंड में रखना है।
करना क्या है वो अलग बात है, माइंड में रखने वाली चीजें पहले क्लियर करो कि फॉर्मेशंस क्या हो रही है, उसके बाद करना क्या है वो एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। पहले क्लियर करते हैं कि चार्ट की अभी तक की भाषा क्या है, हमें क्या करना है वो अलग तरीके से डिसाइड होता है। ये क्लियर हुआ कि चार्ट की भाषा क्या है वीकली चार्ट पे। चलिए कन्वर्ट करते हैं मंथली पे, देखते हैं मंथली वाले महाराज क्या बोल रहे हैं। तो इन महाराज का भी डाटा देख लेते हैं कि मंथली चार्ट एक्चुअल में बोलना क्या चाहता है। ये देखिए मंथली चार्ट हमारे सामने आया, इसको हमने देखा तो मंथली चार्ट पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 370 रुपए नहीं है, यहां पर ₹350 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो मंथली चार्ट का सपोर्ट जो उसको हमें ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। 350 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगेन यहां पे एक चीज देखो, 4 महीने के कंसोलिडेशन को महाराज जी 1 महीने में काटते हुए नजर आते हैं, जो कि अल्टीमेटली बुलिश साइन है। तो मंथली चार्ट भी क्या है, मंथली चार्ट फिलहाल क्या हो रखा है, मंथली चार्ट इज बुलिश राइट नाउ। तो मंथली चार्ट को हम बेरिश नहीं कह सकते, ये भी बुलिश है। और यहां पे हमें दिख रहा है कि मंथली चार्ट पे एक अच्छी तेजी बनती है, तो स्टॉक आने वाले टाइम में 560 और 600 के लेवल्स भी ले सकता है इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। ये ऐसा चार्ट बोल रहा है, बाकी इसको और देखना बनेगा। तो ये मंथली चार्ट भी हमें क्लियरली जो बुलिश इंडिकेशंस है वही दे रहा है, यहां पे किसी भी टाइप से बेरिश इंडिकेशंस फिलहाल नहीं है। इसको कन्वर्ट करते हैं हम डेली चार्ट पे, देखिए काफी चीजें में वहां पे भी क्लियर हो जाएगी। सो हैव अ लुक एट डेली चार्ट, दिस इज द डेली चार्ट जो हम यहां पे देख पा रहे हैं। ये हमने डेली चार्ट की बात करी, और ये डेली चार्ट पे भी आप देखेंगे कि स्टॉक जो है वो 200 दिन के मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर भी चल रहा है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर स्टॉक में मेरा एग्जिट कहाँ हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। मैंने 376 के आसपास यहाँ पे एक एग्जिट लिया था, बिकॉज मुझे कैपिटल चाहिए और दूसरी स्टॉक में लगानी थी। अब 2-3 महीने बाद लगभग मेरे बाय प्राइस से अभी 10-15% ऊपर आया है। और यहाँ पर अब मेरे रडार पे क्यों आया, वापस आपको रिपीट करा दूं कि इस ट्रिपल टॉप को जो है, ये देखो ट्रिपल सप्लाई जोन था, इसको काट के ऊपर आ रहा है, तो मेरे रडार पे आना बनता है। तो अब क्या करना है वो हम देखेंगे। और इंपॉर्टेंट लेवल यहां पर ये वाला 370 और ये 350, ये डेली चार्ट भी कंफर्म कर रहा है। तो चलिए अब देखते हैं करना क्या है। इतनी चीजें क्लियर होने के बाद ये पता चल गया कि चार्ट तो अभी बुलिश है, चार्ट पे किसी भी टाइप की बेरिशनेस नहीं है, ये हमें क्लियर हो गया। तो हम उस हिसाब से डिसीजन ले पाएंगे। कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट पे, देखते हैं क्या हो रहा है राइट नाउ। ये हमने कन्वर्ट किया, इसमें बात करेंगे हम अगेन ऑलरेडी इन्वेस्टेड, ऊपर से भी और नीचे से भी। हम तो केस स्टडी कर रहे हैं, हमें क्या पता किसने कैसे ले रखा, तो केस स्टडी कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं ऑलरेडी अगर इन्वेस्टेड है, ऑलरेडी क्या है इन्वेस्टेड है, कहां से, ऊपर से। तो अभी क्या करना चाहिए, एक ही चीज पूछना चाहूंगा, सबसे पहले क्लियर करो माइंड में फंडा क्या है, फंडामेंटल तो ओके है। अच्छा टेक क्या है, टेक क्या है, टेक भी ओके है, टेक में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्लियर करना है बेचना है कि नहीं बेचना। आई डोंट थिंक बेचने का कोई सेंस बनता है, बाकी अपने रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट आप खुद समझिए। अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है हम नीचे के प्राइस से, सेम चीज फंडा क्या है ओके, टेक्निकल क्या है ओके, तो बेचना बनता है क्या, जी बिल्कुल नहीं बनता। तो इसको भी क्या बनता है, राइड बनता है। आगे चलते हैं, यहां पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट है क्या, फ्रेश इन्वेस्ट हमने पहले नहीं किया मानो किसी बुल ने, तो वो बुल अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करेगा क्या, कोई बंदा अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट इसमें क्यों करेगा। देखो चार्ट तो बुलिश है, चार्ट तो बुलिश निकल के जा रहा है, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, तो वो फ्रेश इन्वेस्ट कर सकता है, जी बिल्कुल कर सकता है। अब वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा, यहां पर समझिए फंडामेंटल देखेगा, वो फंडामेंटल देख के कहेगा ओके है, टेक्निकल देख के कहेगा ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके पास 2 ऑप्शन है, इन्वेस्टमेंट उसे किस टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए करना है। अगर वो क्लियर है कि साल 2 साल बैठना चाहता है, तो उसे एक इंपॉर्टेंट लेवल रखना होगा ₹350। आई थिंक ₹350 इंपॉर्टेंट सपोर्ट उसे ध्यान में रखना होगा, अगर वो सपोर्ट के साथ काम करना चाहता है। कोई कहता है नहीं ये स्टॉक 430 का अगर 200 रुपए भी आ गया मैं तैयार हूं और ले लूंगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं क्लीन साइंस में उसके लिए तैयार हूं, मैं लॉरस में उसके लिए तैयार नहीं हूं। कोई दूसरा क्लीन साइंस वाला स्टॉक होता तो मैं देखता, लेकिन हाँ कोई अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट के साथ जाए जैसे अपने रिस्क के हिसाब से, तो वो देख सकता है। मुझे क्लीन साइंस का बिजनेस अच्छे समझ आता है, इसलिए मैं उसके साथ बिना एसएल जा सकता हूँ। इसका बिजनेस समझ आता है बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो मैं अगर जाऊँ तो यहाँ पे 350 को इंपॉर्टेंट सपोर्ट मान के ही काम करूंगा। ये ध्यान में रखिए, फॉर मी दिस इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट। और बाकी कोई लॉन्ग टर्म के लिए अगर सुपर लॉन्ग टर्म बैठना चाहता है तो फिर उसके लिए ₹250 यहाँ पर लॉन्ग टर्म का, सुपर लॉन्ग टर्म लिख देते हैं यहाँ पे। अगर ध्यान में रखना है तो ध्यान में रख सकता है। दिस इज अ शॉर्ट टर्म सपोर्ट, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिटर्न एक्सपेक्टेशंस क्लियर करनी होगी कि रिटर्न एक्सपेक्टेशंस क्या है। जैसा कि मुझे यहां से लग रहा है कि स्टॉक में अगर 6 से 12 महीने में हमें यहां पर 20 से 40% का रिटर्न मिल जाए तो दैट्स गुड, यहां पे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। 20 से 40% का रिटर्न 6 to 12 मंथ में इजीली दिखता है, इवन शॉर्ट पीरियड में ही आ सकता है। 6 to 12 मंथ में तो शायद और ऊपर भी चला जाए, बट हम टाइम ज्यादा लेंगे, एक्सपेक्टेशंस कम रखेंगे तो हमेशा रिटर्न अच्छा मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो दिस इज द फर्स्ट केस फ्रेश इन्वेस्टमेंट। बात करते हैं यहाँ पे कोई स्विंग ट्रेडिंग है क्या,
इज देयर एनी स्विंग ट्रेड? तो इसका आंसर है यस। अगर किसी ने ले रखी है तो उसके लिए तो क्लियर राइट बनता है। नाउ उस स्विंग ट्रेड में उसके लिए ₹380 इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा, 380 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, वो उसका ध्यान में रखें। और आने वाले टाइम में जैसे कि अभी ये 440 से 60 के बीच में है, तो 460, 480 और 510 प्लस, ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो स्विंग वालों के लिए अपने रडार पे रखने हैं। लेकिन इसमें टाइम 2 to 4 मंथ का हाथ में रखेंगे वो जो स्विंग वाले हैं, तो उसके हिसाब से हमें भी अपनी प्लानिंग करनी है। तो क्या स्विंग ट्रेड में अभी 430 पे बढ़िया है? नहीं, वो बढ़िया थी 415-20 पे, 415-420 की रेंज में बढ़िया थी। अब ये हमेशा किसी को ध्यान में रखना है कि अगर थोड़ा बहुत चल गया तो थोड़ा यहाँ ले लिया, वेट कर लिया डिप का, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो उतने कोई राइड किया, बट रिस्क मैनेजमेंट से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए विद इंपॉर्टेंट 380 एज सपोर्ट। इस बात को ध्यान में रखना है। ये स्विंग वालों के लिए क्लियर हुए। अब इन्वेस्टमेंट वालों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से होंगे? ऊपर की साइड में देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक के लिए मुझे लगता है 525 रुपए, यहां से एक अपसाइड का जो मैं आपको कह रहा हूं 20 से 40% की अपसाइड, और उसके बाद में 580 रुपए, 525, 580, ये दो इन्वेस्टेड जो 6 से 12 महीने बैठना चाहते हैं उनको इसका ध्यान रखना है। और थोड़ा लंबा टाइम दो, तो जहां तक मेरा अनुमान है स्टॉक 650 से 700 की रेंज में जाना चाहिए। इसको राइड करना पड़ेगा ट्रेलिंग एसएल के साथ में। क्या कंपनी खराब है? जी नहीं है, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे हैं, टेक्निकल अच्छे हैं, बट ट्रेलिंग एसएल मैनेज करना होगा। हमें कितना चाहिए वो हमें ही मैनेज करना है, वो कोई दूसरा नहीं बता सकता। तो वो मैनेज करके ही हमें काम करना होगा। अब राइट नाउ मैं इसमें क्या कर रहा हूं वो भी आपके सामने बताना चाहूंगा। मेरा देखिए क्लीन साइंस में तो इन्वेस्टमेंट है, ये मैंने आपको बताया। लॉरस में फिलहाल मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं ट्रेडिंग बना सकता हूं यहाँ पे कुछ दिन में, अगर कुछ अच्छा दिखा तो। अभी मैं इस प्राइस पे इस पे नहीं ले रहा, बिकॉज फंड ऑलरेडी दूसरी जगह इन्वेस्टेड है, ट्रेडिंग में भी और इन्वेस्टमेंट में भी। और फार्मा के मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो मैं एक लॉरस को और ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि इसको काट के जहां मैंने दूसरी जगह शिफ्ट किया था उससे भी हमने अच्छा रिटर्न जनरेट कर लिया है। तो हम सब जगह पैसा नहीं लगा सकते, एक डिसिप्लिन चूज करना होगा। अच्छा, इसका मतलब यह है मैं नहीं लगा रहा तो स्टॉक बेकार है? नहीं, बहुत अच्छी कंपनी है। मेरे पास एक्स्ट्रा फंड हो तो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं इसको अभी कंसिडर कर लूं, बट एक्स्ट्रा फंड नहीं है तो मुझे भी थोड़ा रुकना होगा, समझना होगा अपने रिस्क को कि भाई सारे अगर मैं फार्मा में ही लगा दूं और कल को फार्मा में कोई नेगेटिव न्यूज आए तो मुझे एक लिमिटेड अमाउंट ही लॉस करना है, इतना ज्यादा नहीं करना कि सारा पोर्टफोलियो फार्मा से भर जाए। तो वो चीज़ हमें सोच के चलना पड़ता है। तो दैट्स वाई क्लीन साइंस में मेरा फंड जो है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन लॉरस में फिलहाल मैं किसी भी टाइप से कोई भी पैसा नहीं लगा रहा हूं। हाँ, आने वाले समय में स्विंग दिखता है तो मैं डेफिनेटली जा सकता हूं, बट लॉरस अभी मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। मैं ना मेरे पास है ना मेरे फैमिली अकाउंट्स में। ये इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर आप लोगों के लिए। ऐसे एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं कमेंट करिए, मुझे बताइए कि आपको किस टाइप से सीखना है। और अगर आप वाकई में इसको तरीके से सीखना चाहते हैं 1 to 1 जुड़ के, तो आपको वेव एनालिसिस में आना होगा। वेव एनालिसिस मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहां एक समय पर मैं एक इंसान को सिखाता हूं। ऐसा नहीं कि 50 लोगों का झुंड बना दिया, एक को समझ आया बाकी को नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक टाइम पे एक बंदा ही कनेक्ट होगा और उसी हिसाब से उसको ट्रेन किया जाएगा। उसके चार्जेस हाई रहेंगे, नो डाउट, वो आप कमेंट में देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, आपको सारे चार्जेस मिल जाएंगे। उसकी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए या फिर कॉल करके आप अपना जो है वो सीट बुक करा सकते हैं। ध्यान रखिए, एक टाइम पे एक बंदे को सिखाते हैं, इसलिए आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर रहना है। 50 लोगों का झुंड नहीं होगा, एक टाइम पे मैं एक बंदे को ही ट्रेन कर सकता हूं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। तो अगर आप आना चाहें इस नंबर पे कॉल करिए या फिर व्हाट्सअप करके अपना कॉल शेड्यूल करवा लीजिए। साथ में अगर चैनल की मेंबरशिप चाहिए तो ध्यान रख दीजिए, डायमंड मेंबरशिप लेने पे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री मिलती है, जहां आप चार्ट व्यूज के ऊपर बात कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चार्ट व्यूज का डिस्कशन कर सकते हैं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं आएगी, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। सेकंड मेंबरशिप है हमारी एसटीपी चार्ट स्कैनर, जहां पे मैं इंपॉर्टेंट चार्ट स्कैन करके आपके साथ शेयर करता हूं कि इनको ध्यान में रखो। वो कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं होगी, बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं आएगी, इंपॉर्टेंट चार्ट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको टेक्निकल की थोड़ी बहुत समझ है तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो डायमंड मेंबरशिप लेना चाहते हैं एसटीपी, वो आप डिसाइड करिए। और वेब एनालिसिस में आना चाहते हैं तो सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में और इस नंबर पर मिल जाएगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।